औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस का एक्सरसाइज का जो सा क्वेश्चन हमने किया था, कुछ उसके दो पार्ट हुए थे। लेक्चर काफ़ी लेंथी था, मतलब उसमें सारे पार्ट जैसे लेक्चर में नहीं हुए, दो पार्ट हुए थे। शायद दो दफ़ा ये किए थे, ये दोबारा किए कि शायद वो हम आगे करें। वो दूसरे दिन भी उस जैसे बड़ा टाइम लगा। चलें, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे कि वो पीछे वाले पार्ट्स का उसमें फिर लिंक तो होगा, उसमें इतना जो लिंक है वो हम सिर्फ देख लेते हैं। फिर इंप्रेशन दोबारा ज़रा देख लेते हैं मुकम्मल। यहाँ पे यू वन की मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का जैसे इतना भी हम कर चुके हैं, इतना लिखेंगे ऐसे एक्स वाई यू वन इसकी इक्वल है, यू टू इसकी इक्वल है एक्स माइनस वाई, ठीक। एंड यू थ्री इंप्रेशन जरा मुकम्मल दोबारा लिखिए, ऊपर वाले पार्ट भी सिर्फ लिखे, मतलब टू जेड ऐसी है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में कहा था एक्स वाई फाइंड करें, एक्स वाई जेड फाइंड, ठीक, एक्स वाई जेड इन टर्म ऑफ यू वन यू टू यू थ्री, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर हम भी कहें तो हमें वो आगे वाली वर्किंग करने के लिए अगर कर भी नहीं है कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है, कर भी नहीं है कोऑर्डिनेट या ऑर्थोगोनल कर भी नहीं है कोऑर्डिनेट। चैप्टर का नाम तो ये है, फिर उसमें ऑर्थोगोनल भी ज़्यादा वर्क कैसे होते हैं, ठीक। तो अच्छा, ये उसने जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा था इजी फाइंड कर सकते हैं, कर हम तो कंप्यूटर कर चुके हम आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में से मेरे को ऐसे कहा हुआ था कि प्रूव करें, शो सिस्टम, ये जो सिस्टम है जिसमें उसका एक होगा आर गिवन है, ठीक है। मतलब जैसे यू वन यू टू यू थ्री गिवन, सो सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एंड राइट लेफ्ट हैंडेड से लिखा हुआ, ठीक है। मतलब कभी लेफ्ट हैंडेड क्या प्रूव करेंगे इधर, इज ऑर्थोगोनल एंड लेफ्ट हैंडेड, ठीक, लेफ्ट हैंडेड। ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक। सर उन्होंने कहा हुआ था कंप्यूट द स्केल फैक्टर्स, तो वो कौन से लिखने थे? मतलब वो यू वन यू टू ई वन ई टू ई थ्री वगैरह नहीं किया था, बताएं। नो सर, ये नहीं था किया, बस ऑर्थोगोनल प्रूव किया था और लेफ्ट हैंडेड। ई वन ई टू थ्री फाइंड करके यार थोड़ा प्रूव हुआ था, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते थे, प्रूव ही नहीं कर सकते। तो सर नहीं, मतलब वो जो है E1 E2 E3 जो है वो उनको ही बस कहना है कि ये जो है वो स्केल फैक्टर्स है। नहीं नहीं, स्केल फैक्टर का मैंने अच्छा स्केल फैक्टर की बात कर रही हैं। जी सर। साथ स्केल फैक्टर बताया था ना, जो उसके उनके मैग्नीट्यूड करते हैं ना, यू यू वन के रेस्पेक्ट डेरिवेशन बताया भी था पहले दिन भी, नहीं दूसरे दोनों जब मुकम्मल हमने जैसे मैं बोला था कि अगर ना भी कहे तो वो हमें अलग से उसने कहा हुआ है कंप्यूट स्केल फैक्टर, ना भी कहे तो वो हमें फाइंड करने पड़ते हैं। वो जो नीचे वाले मैग्नीट्यूड होते हैं ना, वो उसका यू ई वन के का फार्मूला होता है यू वन के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन ओवर उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एच वन होता है। यस सर। और फिर दूसरे क्या जब करेंगे यू टू के रेस्पेक्ट डेरिवेशन, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का यू टू के रिस्पेक्ट से पार्शियल, वही जो नीचे मैग्नीट्यूड होगा वो एक किस्म का एच टू होगा। चलें, अच्छा अब ये हम जी कर चुके हैं। जिसमें अब जैसे थर्ड पार्ट फोर आगे फोर पार्ट या जो भी आगे पार्ट उनमें एच वन एच टू वगैरह की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, यानी वो ऊपर आगे किस्म की फाइंड करी होगी। पेपर में जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देता, सिर्फ वो चीजें कहता है, तो फिर उसमें वो कह देगा कि एच वन एच टू एच थ्री ये है। अभी थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है फाइंड करें मार्कर, ये इनकी निप खराब है, मैं दोबारा दूसरा देता हूँ। क्या उसने कहा हुआ है थर्ड पार्ट में, डी एस का स्केल फाइंड करें, इसको कहते हैं आर्क लेंथ एलिमेंट का स्केल। एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, यानी अब हम थर्ड पार्ट ही जैसे करते हैं अब सारे जैसे देखें लास्ट टाइम कंबल करने का जो मतलब आप वे ये भी वे यही अच्छा था जो हमने जैसे किया था। फर्स्ट पार्ट लिखा उसको किया, फिर सेकंड पार्ट लिखा उसको किया। अब क्योंकि ये करने नहीं थे इसलिए मैंने चलो लिख दिए, क्योंकि हम कर चुके हैं दो, एक दफा अक्सर में, फिर दूसरे दिन जैसे स्टार्ट किया तो चले अब आगे वो करके आगे करते हैं, लेकिन बड़ा टाइम लगता है। फाइंड एक्सप्रेशन, अच्छा मैं थर्ड पार्ट ये भी लिखता हूँ, फाइंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर डी एस स्केल, इसकी एक्सप्रेशन इन दिस सिस्टम, मतलब कर्वीव ये जो है ठीक है सिस्टम।
ठीक है, वो जो देखे ना, जैसे H1 H2 H3 की जरूरत जैसे उसने कहा हुआ ना भी कहा, तो वो एक किस्म का हम फाइंड करते ही हैं। लेकिन अब जैसे ये थर्ड पार्ट अभी हम कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट को आगे लिखेंगे जब हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इधर देख चुके हैं, मतलब DS के ये फाइंड करना है बेसिकली ये सिस्टम में। ठीक है, ये फाइंड करना है। जैसे कि वी हैव डन, ये नहीं, लेकिन पेपर में तो खैर आपसे ऐसे नहीं लिखेंगे ना। पेपर में होगा कि अगर जैसे इस तरह का कोई पार्ट आगे वाला होगा, पीछे वाला वो जैसे लेंथी, जैसे पेपर वाले को भी पता नहीं कि इतना, जैसे अगर वो ऐसे सारे पार्ट थोड़े देगा, सिर्फ इस तरह के आगे वाले जैसे तीसरा चौथा पार्ट, जैसे भी तीसरा पार्ट ये कम करने। ये दोबारा मैंने लिखा कि ये फाइंड करने मैथमेटिकल लिखिए, वहाँ पे जरा वर्ड्स में लिखा था। तो फिर पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे कोई एविडेंस, ऐसा नहीं कि हमें कोई जो पार्ट जो क्वेश्चन में है ही नहीं या ऊपर, वो हमें कोई याद होगी। लेकिन वो फिर ऐसे भी नहीं कि वो हमें जैसे सिर्फ ये दे देगा और फिर आगे इस तरह लंबी वर्किंग, वो फिर H1 H2 दे देगा। अभी अब आपको बताएं जी, अगर मेरा बताएं H1 की वैल्यू क्या आएगी थी, बताएं, जब आपको यूज करनी है, मैंने आपको यूज करनी है, तो भाई मैं दोबारा करता हूँ जी। फिर यार याद है, आज मेरी आपको याद है, मैं चल दोबारा करता हूँ, अगर आपको जो जी सर, ये जी सर, मैं लिखवाती हूँ। ये ये नहीं कि हमें याद नहीं रखनी, मतलब ये नहीं कहना कि कोई फार्मूला है इस क्वेश्चन की अपनी, जैसे आप उस दिन जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट किया, आप आगे जैसे थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट उसके साथ करते करते रहो, तकरीबन 2 घंटे घंटा इस पे और लग जाता है, जैसे उसके भी मतलब उस दिन 40 जी मिनट लग सकते। ठीक है, जैसे सोचा चले दूसरा कोई और मतलब हम करते लग सकते। तो अब ये नहीं करे इस तरह से कि याद रखनी, लेकिन ये है कि अब आगे वाले पार्ट करने के लिए अभी हमें जस्ट वो वैल्यूज बताएंगे, याद है क्या आई थी, नहीं तो मैं दोबारा करता हूँ। सर, 1/√2 थी। हाँ, मतलब ये मेरे को दोनों की एक जैसी मेरा ख्याल जी सर, है, तुम्हारे की भी यही वैल्यू थी। ठीक है, S2 लेकिन की भी और ऐसा S3। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है मैं बताऊं, मतलब उसकी U1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन जो सा R है, उसकी U1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करके जो आंसर आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको H1 लिखते हैं। यस सर। मतलब अगर ये दोबारा में करनी होती तो फिर हम यहाँ से पहले U1 U2 निकालते, तो उसको U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन उसको R लेके करते उसका मैग्नीट्यूड कर देते। अब H2 बताएं क्या आया था हमारा, वो भी मेरे ख्याल में ये यस सर, और H2 H3 1/2 था। 1/2 था, कंफर्म है। अभी ये मतलब आप आगे मतलब ये वो वैल्यू अगर आप सही बताएंगे तो मतलब आप होंगी, तो फिर हम आगे वाले तो भाई चले मैंने कुछ सर्च की ठीक है आप होंगी, ऊपर वाले मुझे याद है इसका भी मेरे को ये है। नहीं, अब ये ये वही पाई है जो मैंने। फाइंड करें। ठीक है, अब DS देखें, DS का क्या फार्मूला होता है देखें। ये कर्वी ऑर्थो मतलब कौन सा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में DS स्क्वायर होता है H1U1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, H1U1 का, और आगे क्या आता है प्लस ऐसे H2 U2 का डिफरेंशियल ऑफ U2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है H3, बेशक दोनों के ऊपर अलग अलग सी होता है, यहाँ पे लेकिन उसमें बीच में डालेंगे गलत हो जाएगा, उसमें बीच में डालेंगे ना, वो डिफरेंशियल ऑफ U2 D के ऊपर स्केल लिखना गलत है, डिफरेंशियल ऑफ U2 का मुकम्मल का स्केल बीच में लिखना गलत है। ठीक है, वो डेरिवेशन में लिख सकते H2 डिफरेंशियल ऑफ U H3 H3 डिफरेंशियल ऑफ U3 का स्केल। अब सर, इस इनके इसका हम लोगों ने एक और फॉर्मूला नहीं था पढ़ा, dx का स्क्वायर प्लस dy का वही स्क्वायर और बताया, dz का। अब ऑर्थोगोनल में आ गए हुए ना, ऑर्थोगोनल में फार्मूला क्या होता है, वहां पे H1 मैंने आपको बोला था ये जो सिस्टम है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, इधर इधर से वापस उसमें जा सकते हैं, फिर आगे स्फेरिकल सिलिंड्रिकल, इस वजह से इसके फार्मूलों से ही हम बाकियों के फार्मूले बनाएंगे, हम बना पाएंगे और बनाएंगे भी हम वर्क। अब इधर से वो वाला यस फार्मूला बनाना ना dx वाला, ये ऑर्थोगोनल में है, हम वापस रेक्टेंगुलर में जाते हैं, तो रेक्टेंगुलर में H1 की वैल्यू 1 होती है, रेक्टेंगुलर में H1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और जो डेल U1 होता है वो क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल ऑफ U2 1 होता है, ये कहता है dx इक्वल होता है, और रेक्टेंगुलर में H2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और उसमें डिफरेंशियल ऑफ U2 क्या होता है dy होता है, और यहाँ पे H3 रेक्टेंगुलर में क्या होता है 1 उसके इक्वल होता है, और डिफरेंशियल ऑफ U3 क्या होता है dy। बात आई समझिए कुछ, सर ने एक बार फिर बता दें। सिंपल बता रहा हूँ मैंने, पता अभी असल में मैंने सिर्फ थोड़ी सी आप एक किस्म का स्टार्ट किया, अदरवाइज ये हर रोज अब हमने करना, जब ये देखें चूंकि अब आपके सिर्फ जैसे अब आपके वो मतलब आपके माइंड में आया कि वो डी ऐसा फार्मूला सी खड़ी, मैंने बोला है कि ये एक स्टैंडर्ड ऐसा है, मतलब जैसे अब आप ये चीजें सीख चुके हैं,
जब इससे हमें फैमिलियर नहीं दिखा तो चलो छोड़े ना, फिर तो मेरा रेक्टेंगुलर के पता था। जब हमने ये वाला सिस्टम सीख लिया, इस सिस्टम से वापस ऐसे वाले सिस्टम में जा सकते हैं, हर जी सर। सिस्टम से में इससे जा सकते हैं। रेक्टेंगुलर वाले सिस्टम में आपने बोला कि यहाँ पे क्या था, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, तो वही मैं जी बता सर। रहा हूँ। अब ये जो है कौन से सिस्टम में है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फॉर्मूला है। यहाँ जी से सर। स्फेरिकल में जाना हो, सिलेंड्रिकल में जाना हो, और एलेपोजाइड, इस तरह काफी सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एमएससी के मैकेनिक के बैचलर के सिलेबस में स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर और रेक्टेंगुलर। जी सर। अब यहाँ से फर्स्ट क्या, स्फेरिकल में जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल में बात, स्फेरिकल फॉर एग्जाम्पल बढ़ जाए, अभी आपको पता नहीं स्फेरिकल का, स्फेरिकल में जो H1 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे पुट करते हैं, जी H2 की जो सर। वैल्यू होती है, ये जो जस्ट ये जो वैल्यूज है ना, ये वो नहीं है, ये तो हर क्वेश्चन की अपनी होगी, ये जी हर सर। क्वेश्चन है। लेकिन वो जो सिस्टम है ना, चार रेक्टेंगुलर, और मेरी एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट, उसके लिए वो स्टैंडर्ड, मतलब क्या है, ये असल में ये अब H1 यानी इसके लिए रेक्टेंगुलर, इसके लिए स्फेरिकल के लिए कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल के लिए ये एक किस्म का स्टैंडर्ड है। अब वहां पे जाना है स्फेरिकल में, स्फेरिकल में H1 क्या होता है, R होता है, और स्फेरिकल में जो H2 होता है वो थीटा होता है, सॉरी ये होता है 1 होता है, ये थीटा होता है, ये होता है R sin थीटा, जी सर। यानी उसमें फिर वो, और ये वाला जो du1 होता है ये क्या होता है, dr की इक्वल, इसकी जगह dr लिखते हैं। और ये क्या होता है, जैसे पहले बता चुका, ये r होता है, यहाँ पे r लिखते हैं, इसी जगह लिखते हैं d थीटा, मतलब डिफरेंशियल ऑफ थीटा। और इसकी ये किसकी बोलते हैं, r sin थीटा, और ये लिख देना dr कौन सा d5 डिफरेंशियल ऑफ। तो ये फिर मतलब जी। उनकी वैल्यू से पता होगी स्टैंडर्ड में। अब रेक्टेंगुलर में वापस जाना, रेक्टेंगुलर में वो H1 के इक्वल होता है 1 के इक्वल, यहाँ 1 पुट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 पुट होएगा, ये df की इक्वल होता है रेक्टेंगुलर में, ये 1 की इक्वल होता है, ये dy की इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है, dz की इक्वल होता है, देखिए वो पुराना फार्मूला बन जाएगा, बताएं। जी सर। यस सर, ठीक है। लेकिन ये हर रोज हमने ऐसा करना है, मतलब इस सिस्टम से हम आगे, चलो वापस भी चले, हम जाने को बता दिया, लेकिन ज्यादा अब आगे स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में जाना है, ठीक ठीक। यानी इसलिए ये इनके फॉर्मूले याद करें तो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब होने चाहिए, आगे वो स्फेरिकल वाले भूल भी जाते हैं ना, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, इधर से वो हम बना लेते हैं, ठीक। जी फिर वो सर। पुराना तो आपको याद ही था ना, लेकिन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल की वो थोड़े स्टूडेंट्स को याद नहीं होती, इसलिए ये कहते हैं याद करें। बाकी उनमें उसमें H1 की वैल्यू क्या है, H2 की वैल्यू क्या है, H3 की वैल्यू क्या है, वो इस तरह से स्टूडेंट्स को याद मतलब हो जाती है, तो जी फार्मूले सर। उनके फंस गए, भूल भी जाए तो उनके फार्मूले हम बना सकते हैं। बाकी ये अब ये नहीं कहना कि ये इनका फार्मूला के साथ कर लेंगे, ये अब क्वेश्चन की अपनी है, तो जो क्वेश्चन में जो मटेरियल गिवन है उसके रेफरेंस से H1 H2 जी सर। मौसम, जैसे फंस गया वो क्वेश्चन वहां पे स्फेरिकल वाला होता, वहां पे आर की मतलब वहां पे फार्मूले में वहां पे 1 है, वहां पे आर है, ये वो है, बाकी क्वेश्चन में फिर आर की वैल्यू वहां पे क्या हो, वहां पे थीटा की क्या वैल्यू, इस तरह से वो चीज क्लियर होगा। चलो अगली बार जी H1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैंने अब ये जो स्केयर है ना, मैं सीधे इसके ऊपर लाल स्केयर, उसके ऊपर लाल स्केयर, तो जो उसके ऊपर स्केयर लिखना बीच में नहीं लिखना, जैसे डेरिवेशन के ऊपर बीच में लिख देते हैं, वो मतलब वो वैसे वो स्केयर, वो तो वो बीच में जो वैसे लिखने वाला वो स्केयर होता भी नहीं है, वो तो सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली स्केयर है, इस वजह से इसको ऊपर ही लिखना चाहिए, अब बीच में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये नहीं मैं जैसे जबान से ऐसे निकला कि बीच में लिखना, ऊपर लिखना ठीक है, लिखना ही ऊपर है, बस समझ आ गई। जी सर। तो ये तो मतलब इसकी तो जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और उसका जब स्केयर है ना, उसको ऐसे मतलब ऐसे करके लिखा रहना है, du1 का स्केयर, मतलब बीच में स्केयर नहीं लिखना, जी सर। चलो ये आएगा 1/h, ये देखो 1/h2 का रूट, ये आएगा 1/2 का रूट का स्केयर, डिफरेंशियल ऑफ 2u का डिफरेंशियल u2 का स्केयर, प्लस क्या है 1/2, ठीक है, का स्केयर, डिफरेंशियल ऑफ u3 का स्केयर, ठीक होगी बात। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं आर लेंथ एलिमेंट का स्केयर, बराबर उसने ये फाइंड करने को कहा है, किसमें, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ये बन जाएगा 1/2, ठीक, d1 का स्केयर 1/2 डिफरेंशियल ऑफ u2 का स्केयर, ठीक होगी बात। और यहाँ पे क्या है 1/4 डिफरेंशियल ऑफ u3 का, ये अब आपने थर्ड पार्ट किया,
जैसे लास्ट दिन दूसरे दिन जैसे हमने किया था लेक्चर, हमने सोचा चले पुराने चले वो हम रिपीट कर लेते, जल्दी जल्दी आगे करें, टाइम बार लगा था वो मैंने बताया, लेकिन जब जो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया होगा कुछ इस तरह से वो डेफिनेटली मीटिंग एंड ऑटो हो जाती है। ठीक है, चलें थर्ड पार्ट हुआ। फोर पार्ट में, लेकिन पेपर में अब जैसे सारे पार्ट साथ साथ नहीं देगा, मतलब ऐसे वो कोई एक, लेकिन उस जैसे डायरेक्ट फोर पार्ट दे देता है या थर्ड पार्ट दे, उसके लिए H1 H2 H3 आपको दे देगा। जी सर। होगा क्लियर? चलो, अदरवाइज फाइंड करना भी तो चलो के नहीं भी देता, सिर्फ थर्ड पार्टी क्वेश्चन की कह जाता, तो वो गिवन है वहां से U1 U2 U3 निकाल के, मतलब सॉरी एक्स वाई, वहां से एक्स वाई जेड निकाल के, फिर उसको आर में लेके उसकी U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन पार्शियली करके, U2 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करके, U3 की रिस्पेक्ट से उनके मैग्नीट्यूड करेंगे तीनों के, तो H1 H2 H3 आ जाए। हो गए? तो सर यहाँ पे हम लोग DU1 DU2 DU3 इसको ऐसे ऐसे ही रहने देंगे? हाँ, इनको ऐसे रहने मतलब दो, अभी इनको ऐसे रहने दो, यानी अभी अभी इसमें ऐसी है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसमें वो, लेकिन जब किसी और सिस्टम में जाएंगे तो वो DU1 की जगह लिखेंगे जी, वो उसकी जगह D थीटा लिखेंगे, फिर D5 लिखेंगे ऐसे, फिर वो क्वेश्चन जब गिवन, अब इसमें अब ये U1 नहीं है ना बेसिकली, तो आप देखो ना, या तो U1 की कोई वैल्यू होती है ना। जी सर। चलो, अब ये देखिए, ये कौन सा थर्ड पार्ट है, मुझे अब फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ऐसे मतलब जगह है मुझे खा लेते, क्योंकि फोर पार्ट है फिर फाइव पार्ट है, जब मैंने कहा दोनों इधर आ जाएंगे, वो उधर उसके लिए जरा ज्यादा चाहिए, फोर को इधर ही करते हैं। ये जी है क्या, कि मैंने साई की वन है, देखिए साई जो है वो किस पे, U1 पे, कौन देखा बीच में वो लिख भी देते हैं, समटाइम नहीं भी लिखे, जैसे ना खाली फंक्शन f इज इक्वल टू साइन एक्स वाई साइन एक्स, इसमें वो फंक्शन का नाम f है, वो डिपेंड कर रहा है भाई उधर, बीच में उधर भी जो फंक्शन के साथ भी लिख देना वो ब्रैकेट में, किन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक किस्म एडिशनल है, उसके कोई ना तो नंबर एडिशनल मिलने हैं, ना कोई ना लिखने के कटने हैं। ठीक है, या पेपर्स वाला भी अगर आपको से लिख देना साई इज इक्वल टू, ये रेड रेड जो होता है ना इंक, वो बड़ी अजीब बोर्ड को खराब ही कर दिया। चल ऐसे जैसे उसमें लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे U1 U2 U3 पे, लेकिन बार ये तो जस्ट सिर्फ बता रहा है किन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फंक्शन आगे है, फंक्शन क्या है, U1 प्लस U2, मैं अलग करूं जो मार्कर्स कर दें से, इस पर एक बार फर्क रहता हूँ सेट, सारों की निंदे खराब हो, ये भी इसको मैं फर्क रहता हूँ। ठीक है, ये भी कुछ चला, ठीक है, इसको चला U1 प्लस U2 सारे, यस को इधर रखते हैं, कुछ काम से आगे इसको दे, अब ये है वैसे डेट देखना, चलिए इसको, ये कुछ काम से, ये क्या है U2 प्लस क्या है जी, प्लस 2U3, ये फंक्शन है, इधर सिलेबस में ये बताया कि U1 पे डिपेंड कर रहा है, U2 पे डिपेंड कर रहा है, U3 ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं। जी सर। बात समझ आ गई, वो मतलब उसके साथ भी वो लिखा तो वो सिर्फ नाम ही शो कर, साथ थोड़ा यस सर। बता रहा है कि इसका मतलब उन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया, अब उसने कहा गया है फाइंड क्या करने हैं, साई के डेल साई फाइंड, ठीक है, अब देखो ना वो साथ लिखना लिखते नहीं उसको, पार्ट नंबर 4 उसने कहा डेल साई फाइंड करें, मतलब क्या, ग्रेडियंट ऑफ साई फाइंड करें, इसको इधर मार करके इधर सारे मेरे पार करते हैं, ये अब देखिए इधर जगह, इसको इधर जगह बना लेते हैं, देखिए अब ग्रेडियंट का फार्मूला देखिए, याद होगा आपको, अगर भूला हुआ तो मैं लिखता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, देखिए ये ऐसे जगह बनाइए, देखिए उसका फार्मूला होता है कर्वी लीनियर ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर, डेल साई का फार्मूला होता है 1/H1 साई की U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या होता है E1 प्लस साई की, यहाँ पे आता है 1/H2 साई की U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या होता है E2 प्लस क्या है 1/H3 साई की U3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, और साथ क्या होता है E3। ये क्या है, डेल साई का फार्मूला होता है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, चलो अब उनकी बस वैल्यू पुट करनी है, ये जो साई गिवन है इसकी तो डेरिवेशन करनी है, पार्शियल डेरिवेशन, नहीं बात है? यस सर। हाँ पहुंच जी सर। इस साई, बाकी ये E1 अपनी जगह पर दिखा रहेगा, H1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए बता वो H1 H2 का मतलब आगे क्वेश्चन में यूज मतलब होता है, यूज होता है, तो वो फिर बता देगा आगे, जैसे सिर्फ आगे वाले पार्ट, या फिर वो सिर्फ वो आगे वाले हिस्सा को पार्ट देगा, ऊपर से वो X U1 U2 U3 उधर से फिर वो आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, चलो अभी देखिए
इधर आ जाएगा पूरा। h1 की वैल्यू क्या है 1/2 इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 के नीचे है ना वो 2 ऊपर आ जाएगा। और साई की u1 की रिस्पेक्ट से ये है ना साई, इसकी u1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करेंगे 1 आएगी। ये बताएं। जी सर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1 के नीचे 1/2 का रूट वो ऊपर लिख देते हैं। साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन की 1 आएगी और साथ ही 2 लिख देना है। हो गया क्लियर। और h3 क्या है 1/2 था वो 2 ऊपर आ जाएगा। साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन 2 आ जाएगी और e3 ऊपर आएगा। तो ये हमारा डेल साई आ गया। बस आगे आंसर देख लेंगे। देखेंगे इधर जगह पानी जाएगी। डेल साई इज इक्वल टू 2e1 2 का रूट e1 2 का रूट e2 प्लस क्या बन जाएगा 4e3। ये बताएं। हो गया क्लियर। जी जी सर। अब हम करते हैं 5 और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डेल स्क्वायर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डेल स्क्वायर। अच्छा एक और बात, कभी कभी ना वो जैसे ये नहीं भी देगा ना, अभी जैसे उसका इक्वेशन लिखने का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गलत भी लगता है कि अगर साई गिवन है ना, देखें जैसे ये साई गिवन है ना, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए 4 पार्ट में। हाँ बल्कि वहां पे सही लिखाओ, वहां पे सही लिखाओ। और जो सा नीचे वाले में डेल स्क्वायर साई एक्सप्रेशन फाइंड करें तो उसके लिए फिर वो सिर्फ ये पार्ट दे दे। एक्सप्रेशन मतलब साई को यूज नहीं करना। यहाँ पे देखा ना ये एक्सप्रेशन नहीं की, हमने मुकम्मल तौर पे डेल साई फाइंड किया। जी सर। यानी एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली जैसे नीचे वाले पार्ट में लिखा आंसर भी मतलब जैसे वो क्लास में करवाया तो उन्होंने आंसर भी ऐसे दिए होते हैं, तो उसको लिखने का थोड़ा वे गलत है। उसके लिए अगर साई ना गिवन हो ना, साई ना गिवन हो, फिर ऊपर जैसे सिस्टम में वो h1 h2 जो मिल गया ना, फिर वो कह सकता है कि इस डेल साई की एक्सप्रेशन फाइंड करें। नीचे नीचे जैसे 5 पार्ट में उसमें एक्सप्रेशन के लिए अगर साई को यूज ही नहीं करेंगे मतलब असल में गिवन ही नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मतलब आपको मैं दोनों तरह से बता देता हूँ। जैसे एक्सप्रेशन जैसे इसमें एक्सप्रेशन होती है ना, ये ऐसे लिखा रहता है, ये वाला ऐसे लिखा रहता है, सर। ये डेरिवेशन नहीं करते। जी सर। बात फॉलो किया आपने। जी सर। मतलब ये उसमें सिर्फ एस की वैल्यू पुट कर देते, h2 की वैल्यू पुट कर देते। असल में फिर क्वेश्चन भी देने वाले की थोड़ी सी ना उसमें किस्म का थोड़ी सी वो किस अंदाज में, उसके लिए साई एसोलम गिवन ही नहीं होना चाहिए। यस सर। मतलब वो फिर देन वो कह सकता है जैसे सिर्फ 5 पार्ट में वो उसमें जैसे देखना 5 पार्ट सिर्फ वो इंडिपेंडेंट समझें, उसका फर्ज क्या फोर्स कर लेगी नहीं। तो अब इसका मतलब आप ये समझेंगे सिर्फ देखना सिर्फ जैसे उसके साथ कोई लिंक नहीं है, फिर हम कह सकते हैं साई गिवन ही नहीं, सिर्फ 5 पार्ट में। जी सर। अदरवाइज तो फर्ज किया कि उसको उसके साथ लिंक करते हैं वो जैसे कि पॉइंट करें इसका मतलब साई, फिर वो थोड़ा सा बता देगा कि साई वही लें। यानी अब यानी ऐसे भी अगर वो कहते हैं ना फाइंड तो हम लोग इस क्वेश्चन में ही है ना, जैसे देखें ना जैसे h1 h2 वगैरह डेफिनेटली हम ऊपर वाले यूज कर रहे हैं, वो लिंक तो Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन है तो लिंक तो डेफिनेटली बनेगा। जैसे लिखा इन दिस सिस्टम, जिसका मतलब वो सिस्टम तो वही चल रहे हैं ना। जैसे मैंने बोला कि h1 h2 h3 की वैल्यू कोई हदीस नहीं है, वो बस इस क्वेश्चन में। जी सर। हो गया क्लियर। चलो तो अब जैसे कौन सा 5 पार्ट में क्या है उसमें, चलिए एक्सप्रेशन भी और दोनों तरह से बता देता हूँ। पहले तो आपको डेल स्क्वायर साई मतलब वो एक्सप्रेशन भी क्योंकि काफी लेंथी है ना, डेल स्क्वायर साई दो पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इसका फार्मूला अगर आपको याद हो उसमें लिखा है फाइंड एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन से मैंने पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं h2 h3, नीचे क्या होता है h1, ठीक हो गया। और साथ क्या होता है साई की ऐसे इधर होता है u1 की रिस्पेक्ट से एलिवेशन ऐसे, u1 की रिस्पेक्ट से एलिवेशन करने के बाद ये यहाँ पे होता है h1 h2 सॉरी h2 h3, नीचे होता है h1 और जोन सा यहाँ पे हो ना उससे वो वाला नीचे आता है, बाकी डिफरेंट ऊपर आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी होता है साई, वो साई इधर लिखा। अब इसमें एक्सप्रेशन थी, अगर एक्सप्रेशन यानी अगर फाइंड करना तो साई की फिर वो वैल्यू एक किस्म की वो कहता या जैसे हम भी अंडरस्टूड है उसमें क्या फाइंड करने का साई, फिर हम इसकी यहाँ पे डेरिवेशन कर देते।
जी सर। ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आएगा u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, h कौन सा नीचे 2 है ना, नीचे वो वाला आएगा, नीचे वो वाला जो यहाँ पे, ऊपर आएगा h1 h3 और साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन यहाँ। ठीक है, इसमें अगर हम फाइंड करते हैं तो वो 0 आ जाते हैं। और एक्सप्रेशन उसने फाइंड करने को तो उसने बोला मैं भी आपको कर भी देता हूँ, नहीं अगर आपको करना भी बताऊँ। यहाँ पे क्या साइड इसकी, यहाँ पे क्या आएगा h1 h2, नीचे क्या आएगा h3 और साई की u3 की रिस्पेक्ट से, ठीक होगी बात। और ये ब्रैकेट बार की। अब लेकिन एक तो ये एक्सप्रेशन में फिर एक्सप्रेशन में एटलीस्ट वो h1 h2 h3 की वैल्यू लाजमी पॉइंट कर पुट कर दी जैसे एक्सप्रेशन, तो उसमें अगर साई को यूज नहीं करते। ठीक, अभी अब एक्सप्रेशन चल रही है, अब ये तो जस्ट फॉर्मूला लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 इसकी वैल्यू 1/2 क्या होगा 2 आएगा और 2 और वो नीचे 8 बन जाएगा, ऐसे नहीं बात। जी सर। वो तो आप सिम्प्लिफिकेशन में देखें, मैंने एक्सप्रेशन में कहा मतलब ये नहीं कि बार वैल्यू पुट करनी है, तो जस्ट फॉर्मूला है, उसमें h1 जी h2 की सर। वैल्यू को सिस्टम में फाइंड की वो फिर हम पुट करेंगे। अरे 8 कैसे बनेगा? स्क्वायर रूट 2 दो दफा है ना, वो फिर 2 आएगा और फोर h3 का भी 2 आएगा, है। 4 आएगा, वेरी गुड, 4 आएगा। अब ठीक है, जी सर अब ठीक है। 4 आएगा, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आएगा u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 रूट, उसकी वैल्यू 1/2 रूट कैंसिल 1/2 आएगा। ये बताएं। जी सर। अब देखें एक दूसरा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जरा बता रहा हूँ, अगर तो इसको एक्सप्रेशन में लिखना है तो फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन बार अगर फाइंड भी साथ ही करने हैं, इसकी u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन 1 है, वो नजर आ रहा है 1 है, जी सर। फिर वो जी सर। मुकम्मल 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई? जी सर। अरे इस तरह फिर वो चूंकि उस इसका जैसे 1 आंसर है, उसका भी 1 है, उसका 2 है, तो फाइनली वो 0 हो जाएगा क्योंकि बीच में वेरिएबल रहेगा ही नहीं। जी सर ठीक है। ये नहीं आपको मैंने एडिशनल को भी बता दिया, माना उसने एक्सप्रेशन बोली है, हम आपको यहाँ ऐसे करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन और अंदर क्या है उसकी वैल्यू क्या है, वो h1 h2 ऊपर है तो वो डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/2 उसका। ठीक, और साथ क्या है साई की u2 की रिस्पेक्ट, ये 1 गलती से लिखा, और यहाँ पे प्लस क्या है u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, प्लस क्या है u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन h1 h2, वो 1/2 कैंसिल हो 1 आएगा, और अंदर वो 1 भी लिखें साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन। ठीक है, देखें आप मुकम्मल अगर करते हैं ना, देखें क्योंकि इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, फिर दोबारा डेरिवेशन करते हैं 0 है, तो दोबारा है ना बाहर, तो मुकम्मल आंसर 0 है। देखो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? मीटिंग एंड करूँ, अब मैं कोई दूसरा कर लेते हैं, वैसे भी चले का इस पे 37 मिनट, इतना ज्यादा टाइम लग गया, इस पे लगना नहीं चाहिए। जी चलें सर। ठीक, अभी हम मैकेनिक करते हैं। सर सेंड कर दें पिक्चर। आपको मैं पिक्चर सेंड करूँ, अभी मैकेनिक करनी है, मैकेनिक का जैसे लाजमी हम मतलब जब भी करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट।